तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एग्जाम आज से स्टार्ट हो चुका है। तो 14 नवंबर सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस लेकर के आ गए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास में आ गए हैं। मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, रीजनिंग के और जी के जीएस कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। साथ ही साथ में आपका अगली किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर से जरूर कीजिएगा। आज के जो प्रश्न है वो हमें भेजे हैं राजेश मीणा जी ने राजस्थान से और सोनम वर्मा जी ने। इन दोनों लोगों ने हमारे पास में क्वेश्चन भेजे हैं। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ना केवल दिल्ली पुलिस बल्कि इसके बाद में हम एसएससी जीडी का भी एग्जाम एनालिसिस इसी तरह से करवाने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हमने करवा दिया है। आइए सेकंड शिफ्ट का जीके जीएस करंट अफेयर का पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भजन सोपारी जी का संबंध किस घराने से है। अब घराने से भी प्रश्न आने लगे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है एक तरह से कह सकते हैं परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो भजन सोपारी जी का संबंध जो है वो सूफियाना घराने से इनका संबंध है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, भजन सोपारी जी जो है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत के सूफियाना घराने से संबंधित है। अब ये किस मतलब किसके वादक थे, किस यंत्र से संबंधित है, तो यह एक संतूर वादक थे, ये भी आपको याद रखना है। और 2011 में इन्हें डोगरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये प्रश्न भी आगे पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। अब आपसे ओजोन का परमाणु द्रव्यमान पूछा है तो आगे ऑक्सीजन का भी परमाणु द्रव्यमान, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ये आपको देख करके जाना है। तो 48 जो है वो आपका ओजोन का परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो ओजोन का जो आणविक द्रव्यमान है वो 48 होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 15.99 होता है, जिसे हम 16 काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो 16 भी देखने को मिल सकता है, 15.99 भी देखने को मिल सकता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 जो है वो ओजोन का सूत्र होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का और थोड़ा सा आपको आवर्त सारणी पर ध्यान देकर के जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहला एशियाई गेम्स कब हुआ था। तो 1951 में भारत में पहला एशियाई गेम्स हुआ था। सुबह आपका ओलंपिक से प्रश्न आया था कि ओलंपिक पदक जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ है भारत के लिए, पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने। और इसमें एशियन गेम्स से प्रश्न पूछेगा, यानी कि एशियन गेम्स से आगे के आपके शिफ्ट में बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए साल 1951 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में पहली बार इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ठीक है, साल 1951 के एशियाई खेल के सभी जो इवेंट है वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। तो 1951 में भारत में पहली बार एशियाई गेम्स हुए थे। ठीक है, अब इस बार वाले एशियाई गेम्स से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको आपको देख करके जाना है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच में हुआ था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। आज सुबह आपको पानीपत का आपसे तीसरा युद्ध पूछा गया था 1761 वाला, वो भी हमने आपको बताया था। अब इसमें हम आपको पहला और दूसरा ये दोनों के बारे में बता देते हैं, क्योंकि देखिए पहला पूछ लिया है, तीसरा पूछ लिया है। अब आपसे अगली शिफ्ट में दूसरा जो है दूसरा पानीपत का युद्ध पूछा जाएगा। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था, जिसको बाबर ने जीत लिया था। और तोपखाने का पहली बार प्रयोग भारत में किया गया था और बाबर ने जीत करके मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। और इसके बाद में बाबर को कलंदर के नाम से जाना गया था। ठीक है, अभी पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। जिसमें हेमू की आंख में तीर लग गया था और आंख में तीर लगने की वजह से एन मौके पर उसकी मृत्यु हो गई थी, मतलब अकबर के द्वारा उसको मार दिया गया था और अकबर को इस युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये तीनों युद्ध आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो भी युद्ध हुए हैं उनको भी आपको देख करके जाना, क्योंकि एक ना एक युद्ध के प्रश्न हर शिफ्ट में यहां पर पूछे जा रहे हैं। अगला देखिए, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से इसको लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है, काफी फेमस प्रश्न है। आज की जो शिफ्ट है वो थोड़ी सी सिंपल देखने को मिली है। तो मुंडकोपनिषद से ये वाक्य लिया गया है, सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा गया। ये लिपि कई बार पूछी जा चुकी है, किस लिपि में लिखा गया है, तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है। मुंडकोपनिषद हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्तिका सिद्धांत में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मुंडकोपनिषद से ये आदर्श वाक्य लिया गया है जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, और ये स्तंभ कहां पर बना है, तो सारनाथ में यह स्तंभ बना है। इसे सारनाथ स्तंभ के रूप नाम से जाना जाता है। ठीक है,
चलिए, प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान में आईपीएल का विजेता कौन सी टीम है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी हाल ही में जो आपका आईपीएल हुआ है उसको जीत लिया है। देखिए, एम एस धोनी की अगुवाई वाली, अब यहाँ पर कप्तान का नाम पूछा जा सकता है, तो एम एस धोनी, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने हार्दिक पांड्या के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा करके आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आईपीएल 2023 का खिताब जीता किसने? चेन्नई सुपर किंग ने। उपविजेता कौन है? उपविजेता है गुजरात टाइटंस। विजेता टीम के कप्तान कौन है? एम एस धोनी। उपविजेता कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या है। ये सारी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर आधारित है? तो लगभग 58% आबादी जो है वो कृषि पर आधारित है, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और शेयर कर देना अपनी सभी दोस्तों के पास में जिनका भी आगे दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, ठीक है। साथ साथ में आगे वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में आपको हम दिखाएंगे कि मैथ और रीजनिंग के किस तरह के प्रश्न आज देखने को मिले हैं। देखिए, कृषि की बात करते हैं तो यह न केवल अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि यह देश के विकास के लिए भी एक आधार प्रदान करता है, ठीक है। खेती पैदावार में भारत दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। जितनी भी खेती है, तो पैदावार की बात करते हैं तो भारत दूसरे स्थान पर है। भारत की लगभग 58% आबादी कृषि आजीविका का प्राथमिक स्रोत है, यानी जो कृषि है वो 58% आबादी जो है भारत की, उसका जो मुख्य स्रोत है वो कृषि ही है, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय आय में कृषि का भी सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन दिया गया था, अब वो ऑप्शन तो नहीं पता चल पाया है, लेकिन आपको हम बता देते हैं कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। देखिए, मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, वित्तीय आपातकाल, ठीक है। उसके बाद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ें जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने लिया है। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा, वो आपको दिखना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो आपके आर्टिकल्स हैं और जो संविधान है, यहाँ से भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या परिवर्तन होगा वो आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछा है। तो उदयपुर में, राजस्थान के उदयपुर में सास बहू का मंदिर स्थित है। एक आपका एमपी के ग्वालियर में भी स्थित है। अब ऑप्शन में क्या दिया था वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान के उदयपुर शहर के बाहरी छोर पर अत्यंत कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है जिसे सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका जो ओरिजिनल नाम है वो सहस्त्रबाहु मंदिर है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते यह नाम सास बहू के मंदिर के नाम पर जो है इसका नाम हो गया, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये काफी फेमस प्रश्न है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वो भारत का पहला बैंक है। तो भारत का सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि साल 1770 यानी कि आज से करीब 253 साल पहले खोला गया था, ठीक है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो बैंकों से भी एक ना एक प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो बैंकिंग को भी आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए, अब कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर के पूरे 10 प्रश्न आज पूछे गए हैं, जिनमें शॉर्टकट की के 3 प्रश्न आपके शॉर्टकट की से पूछे हैं। एमएस एक्सेल 365 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, एमएस वर्ड से 2 प्रश्न है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस से 1 प्रश्न देखने को मिला। लगभग कोई पैटर्न में खास चेंज देखने को नहीं मिला है कंप्यूटर में। वहीं मैथ की बात करते हैं तो कुछ प्रश्न हमारे पास में हैं, इनको आप सॉल्व करके जाइएगा। इस तरह के ही प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिल रहे हैं, और ये ओरिजिनल प्रश्न हैं जो आज पूछे गए हैं। देखिए, 525 रुपए की 150 के लिए 525 रुपए और 150 के लिए खरीद कर 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। देखिए, मेन क्वेश्चन क्या है, 525 रुपए के 150 केले हैं, ठीक है। 150 केले खरीद करके 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब पर बेचे जाते हैं। तो बताइए प्रतिशत लाभ इसमें कितना होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो याद रखना 525 रुपए के 150 केले खरीदे जा रहे हैं और उसको जो है 36 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 18,500 है। यदि जन्म दर 13% और मृत्यु दर 9% हो तो 2 साल बाद वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी? यह आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रय मूल्य से 75% अधिक अंकित करने पर तथा 40% की छूट देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी जितनी भी सीपी है उसमें 75% अधिक अंकित कर दीजिए, एमपी उसकी 75% बढ़ा करके अंकित कर दीजिए और 40% की छूट दे दीजिए, तो फाइनली आपको कितना परसेंट का लाभ होगा, यह पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला है, पांचवी अभाज्य संख्या का 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या से गुणा करने पर उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन में 1111 दिया हुआ था, ठीक है। तो पांचवी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी? और इसको 100 से तुरंत बड़ी है, 100 से तुरंत बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो 101 होती है, ठीक है। और पांचवी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 11 होती है। इनका जब गुणा करेंगे तो 1111 आ जाएगा। तो ये आपके ऑप्शन में भी दिया था। एक प्रश्न आपका दिया था सीधे सूत्र पर आधारित था, ए क्यू प्लस बी क्यू के सूत्र पर आधारित एक प्रश्न दिया था, जिसका आंसर ए प्लस बी के फॉर्म में आने वाला था। कुछ यहाँ पर बताया गया 0.961 ऐसे करके जो है प्रश्न दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देख लीजिए। राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% के बराबर है। यदि कुल जो धन है वो सोहन के धन का 86% है, तो सोहन का धन राम के धन से कितना प्रतिशत अधिक है? ये थोड़ा सा घुमा करके आज प्रश्न पूछा गया था मैथ में परसेंटेज से। ठीक है, चलिए टोटल बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रश्न है, एलसीएम एचसीएफ से एक प्रश्न पूछा गया, वही ए इंटू बी वाले पे है। यानी दो संख्याओं गुणनफल इतना है, उनका अंतर इतना है, तो बताइए बड़ी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है? यही प्रश्न आपके एलसीएम एचसीएफ के पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम से दो प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का एक प्रश्न है, कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रश्न है, दो प्रश्न डिस्काउंट से, टाइम एंड वर्क से एक प्रश्न है, और एक प्रश्न आपका शंकु से पूछा गया है। शंकु का एक प्रश्न सुबह ही पूछा गया था, इसमें तिर्यक ऊंचाई पूछी गई थी। सुबह वाला भी एग्जाम एनालिसिस आपको जरूर देख लेना अगर आपका आगे एग्जाम है। ठीक है, चलिए रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिला है, 4 से 5 प्रश्न, लगभग 5 प्रश्न आपके डाइस के पूछे गए हैं, और बिल्कुल सिंपल वाले डाइस पूछे गए हैं। यानी 1 के सामने क्या होगा, 4 के सामने क्या होगा, ऐसे वाले जो प्रश्न है लगभग 5 प्रश्न लगभग पूछे गए हैं रीजनिंग में। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आज सेकंड शिफ्ट में डाइस के पूछे गए हैं। वहीं सिटिंग अरेंजमेंट में 6 लोगों को सर्किल में बिठाया गया था। ठीक है, 6 लोगों को सर्किल में बिठाया गया था, और फिर आपसे पूछा था किसके सामने कौन सा पर्सन होगा। ऐसे आपके 2 प्रश्न पूछे गए थे। वहीं मिरर इमेज की बात करते हैं, ये भी सुबह नहीं आया था, लेकिन इस शिफ्ट में पूछा है। 2 प्रश्न मिरर इमेज के हैं, जिसमें लेटर इमेज के भी पूछे गए हैं। लेटर बना दिया एल के, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ये पूछा गया है। फिगर काउंटिंग का एक प्रश्न, जिसमें त्रिभुज काउंटिंग पूछी गई थी। छिपी आकृति जो एम्बेडेड फिगर होता है, वहां से भी 2 प्रश्न पूछे हैं। एक पूर्ण आकृति यानी कि अगली आकृति कौन सी होगी, यहाँ से एक प्रश्न पूछा है। 2 प्रश्न आपके नंबर सीरीज के, और 2 प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग के भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो और आपका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि एक एक ए इंटू बी कर दें, ए इंटू बी इतना है, बी इंटू सी इतना है, तो बताइए कैसे होगा। उसके अलावा जो आपका स्टार जो होता है ना, मतलब कि इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह रखें कि ये समीकरण पूरा बन जाए, इस तरह का भी 2 प्रश्न लगभग देखने को मिले हैं। और कोडिंग डिकोडिंग से 2 प्रश्न मिले हैं, जिसमें एक आपका नंबर कोडिंग है और एक आपकी लेटर कोडिंग देखने को मिली है। तो ये आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, और शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों के पास में जिनका आगे एग्जाम है दिल्ली पुलिस का या फिर एसएससी जीडी का। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेना। साथ ही साथ में नीचे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक और आपके व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक देखने को मिल जाएगी। दोनों को आपको ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप है, यहाँ इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ में सुबह वाली शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी आपको लिंक में ही वहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक देखने को मिल जाएगी। और लगातार लास्ट डे तक हम आपका एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं, तो सबको बता देना। और साथ ही साथ में जितने भी लोग हों उन सबको आपको जोड़ लेना है इस ग्रुप में, इस चैनल के साथ में, जिससे कि हम लगातार आपका एग्जाम एनालिसिस कराते रहें। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ में आपका अगली किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड करना। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।